अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मौके मैंने कहा डिस्कशन कर ले तो ज़रा देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली। एयरलाइंस ओलिगोपोली के एग्जांपल है, मीडिया इंडस्ट्री ओलिगोपोली की एग्जांपल है, और सीए इंस्टीट्यूट लाहौर में वो भी थोड़े से हैं तो ओलिगोपोली के एग्जांपल है। लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग जो शॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ज़ाहिर है हर एक की क्वालिटी अपनी अपनी है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये किसकी एग्जांपल होगी, शायद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। लिहाजा ये जो भी हो, लेकिन ये ओलिगोपोली की एग्जांपल नहीं है। दूसरे पे चलते हैं। रीजन ऑफ डिफ्लेशन, जब प्राइसेस कम हो रही हैं, एग्रीगेट सप्लाई कम होती है, सॉरी फॉल करती है या कम होती है तो इन्फ्लेशन है। एग्रीगेट डिमांड बढ़े तो इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट कम हो तो डेफिनेटली मनी सप्लाई बढ़ती है और इन्फ्लेशन है। तो हमारा आंसर है एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज करे तो डिफ्लेशन होती है। ट्रांसफर पेमेंट क्या है, आपको पता है, सदकात और पेंशन फंड ट्रांसफर पेमेंट है, जबकि कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। ट्रांसफर पेमेंट जिसके अगेंस्ट कोई काम ना करें। विच गुड्स हैज एक्सक्लूडिबिलिटी बट नो रेवलरी, तो जो गोल्फ क्लब है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट जो है वो क्या आ जाएंगी, पब्लिक गुड्स में आ जाएंगी। मोबाइल फ़ोन जो है वो प्राइवेट गुड्स में आ जाती है, डिफेंस सिस्टम भी पब्लिक गुड्स में आ जाता है। तो फिर क्लब गुड्स कौन सी हैं, एक्सक्लूडिबिलिटी तो है, रेवलरी नहीं है, वो गोल्फ क्लब। ठीक है, बिल्कुल सही है। व्हेन इन्फ्लेशन रेट इज 4% देन इट इज सेड टू बी क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि 1 से 20 तक मॉडरेट इन्फ्लेशन होती है, उसमें 5% तक हो तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, इन क्वांटिटी थ्योरी एम इज इक्वल टू जो है वो 3 है, और पी जो है वो 60 है, और टी 90 है, तो एम बी इज इक्वल टू पी टी, और हमने वी मालूम करना है तो जो है एम आ जाएगा इधर, पी और टी का डिवाइड हो जाएगा तो वो 18,000 आता है। मेरे ख्याल में ये आपका आंसर ठीक आया होगा। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इज कैलकुलेटिंग बाई, जाहिर है नॉमिनल जीडीपी से नहीं हो सकता, नेट नेशनल प्रोडक्ट भी उन्होंने नहीं कहा, वहाँ पे रियल जीडीपी लिखा हुआ है तो हम भी रियल जीडीपी पे जाते हैं। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं लिखा हुआ फार्मूले में, रियल मतलब जीडीपी ओवर वो लिखा हुआ, तो जो है पर पर्सन, तो रियल जीडीपी हमें जाना चाहिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट आपको पता होता है, ट्रांसफर पेमेंट टाइप चीज़ होती है, जो कि गवर्नमेंट हेल्प कर रही होती है। ठीक है, पेंशन वगैरह, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, बेरोजगारी अनाउंस, तो ये ट्रांसफर पेमेंट है। बाकी किसी और के साथ आपकी डिस्कशन हो तो मुझे बता दीजिएगा। इन शॉर्ट रन परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म एंजॉय इकोनॉमिक प्रॉफिट वेयर एवरेज रेवेन्यू अगर एवरेज कॉस्ट से बढ़ जाए तो डेफिनेटली दरमियान में एवरेज प्रॉफिट होगा, और टोटल रेवेन्यू अगर टोटल कॉस्ट से बढ़ जाए तो आपको पता है कि ये अगर हम इसका अगर वो बनाए तो परफेक्ट कंपटीशन में जो है वो थोड़ा सा भी अगर हो तो हमें उसमें प्रॉफिट होता है। तो अगर ये एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट ऊपर की तरफ हो तो वो भी प्रॉफिट होता है, और अगर क्वांटिटी के साथ मिलते हैं तो ये टोटल बन जाता है तो भी प्रॉफिट होता है। तो एवरेज रेवेन्यू अगर एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है तो भी हमारा क्या है, प्रॉफिट है, और अगर टोटल रेवेन्यू टोटल का टोटल के साथ है कंपैरिजन तो भी हमारे ज़्यादा है। टोटल रेवेन्यू लेस देन नहीं हो सकता, और टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फिर भी लॉस होता है। ठीक है, ठीक है, वो नॉर्मल लॉस हो, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं कराया जा सकता, इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं किया जा सकता। क्यों? इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब है आपकी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों कवर हो रहे। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन है, वो कहता है द पैटर्न ऑफ आउटपुट नेशनल इनकम फ्लक्चुएशन। नेशनल इनकम कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है तो उसको बिजनेस साइकिल कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड नहीं कहते, प्रोडक्शन फंक्शन नहीं कहते, और आउटपुट भी नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल। हाँ, हमें पता चल गया इसका। रियल जीडीपी 192, नॉमिनल जीडीपी जो है वो 210 है, और पॉपुलेशन जो है वो 226 है। लेबर फोर्स जो है वो कितनी है, तो पर कैपिटल इनकम में हम किसको जो है पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं, और रियल जीडीपी और नॉमिनल जो जीडीपी दी गई हो तो रियल जीडीपी डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, तो वो 850 आंसर आता है। आप करके देखिए। 12 पे हम चलते हैं, तो व्हेन
फिशरमैन कैच अ फिश एंड सेल देम इनटू मार्केट, और जो है वेजेस लेबर को पे करता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिटर्न जो है वो क्या कहलाता है? एक तो वो लेबर को वेजेस दे रहा है तो वेजेस है, और खुद जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो दो तरह के होंगे रिटर्न, नंबर 1 वेजेस और नंबर 2 कौन से वाला? प्रॉफिट। ठीक है। रेंट नहीं है इसमें, कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, इंटरेस्ट इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल फॉर टाइट मॉनिटरी पॉलिसी? टाइट मॉनिटरी पॉलिसी, कम मॉनिटरी पॉलिसी। ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ जाएंगे तो टाइट तो नहीं होगी, वो तो लूज मॉनिटरी पॉलिसी होगी, लिहाजा हम कह सकते हैं ये गलत है। ठीक है, डिक्रीज रिजर्व रिक्वायरमेंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट कम होगी तो ज़ाहिर है लोन ज़्यादा इशू होगा, रिजर्व रिक्वायरमेंट तो कम हो तो लोन ज़्यादा इशू हो जाता है, लिहाजा ये भी नहीं है, लोन ज़्यादा इशू हो तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है, तो टाइट मनी सप्लाई तो ना हो। सेलिंग सिक्योरिटीज इन ऊपर, डेफिनेटली सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी सेल करेगा तो लोगों के पास सिक्योरिटीज आ जाएंगी, पैसे ले जाएगा सेंट्रल बैंक, मनी सप्लाई कम, ये सही कह रहा है। दूसरा क्या है? इंक्रीजिंग बैंक रेट, हाँ बैंक रेट बढ़ा दे तो जो है बैंक जो है सेंट्रल बैंक रेट बढ़ा दे, और कमर्शियल बैंक जो है अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। टाइट मनी सप्लाई का सी और डी है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। 14, if the exchange rate is fixed and there is a shortage of dollar in the market resulting high price of dollar, ओके ठीक है, ये डॉलर की शॉर्टेज है, एक्सचेंज रेट फिक्स है, तो फिक्स में तो फिर वो नहीं बढ़ने देते। द गवर्नमेंट विल परचेज द डॉलर फ्रॉम मार्केट, नहीं वो तो और ज्यादा शॉर्टेज हो जाएगी, गवर्नमेंट विल सेल द डॉलर टू द मार्केट, तो इसका मतलब है ये फॉल लिखा हुआ है, ट्रू नहीं है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने इसको काउंटर करना है, डॉलर की प्राइस बढ़ती जा रही है तो गवर्नमेंट को सप्लाई करनी होगी, जैसा कि पीएमएलएन के दौर में इसाक डार ने 105 पे डॉलर रखा। ठीक है, ले जी आगे चलते हैं। 15 कहता है इफ द रिजर्व रेशियो फिक्स एट 10%, ओके, और गवर्नमेंट सेल सिक्योरिटीज 90 मिलियन इन ओपन मार्केट। ठीक है, तो रिजर्व रेशियो है कितनी? 10%, तो 1/10 करेंगे, 0.1 करेंगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे? 90 मिलियन। ठीक है, तो अब रिजर्व रेशियो कौन से वाली है? 10 है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी तो लोगों के पास सिक्योरिटी पहुंच जाएगी और पैसे पहुंच जाएंगे गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो इसका आंसर 10 आएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 90 तो 900 आंसर आएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज की थी तो जो जनाब अगर ये परचेज कर रही होती तो मनी सप्लाई बढ़ जाती, लेकिन गवर्नमेंट चूंकि सिक्योरिटी सेल कर रही है तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, लेकिन कितने से? 900 मिलियन से। ले जी ठीक हो गया, आगे चलते हैं। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू द इन्फ्लेशन? मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगी, टैक्स एग्जम्पशन बढ़ेंगी, लोगों के पास पैसा, उनकी रियल जो है परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और वो जो है वो ज्यादा खरीदेंगे। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट ज्यादा, मनी सप्लाई कम, इन्फ्लेशन कम क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम, और इंक्रीज इन कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, तो चीजें सस्ती बिकेंगी ना, जाहिर है आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कम होती है, तो बी और डी हमारा बेहतरीन आंसर है। 17 पे चलते हैं। द कर्व ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, हमें पता है कौन से वाली होती है, ठीक है, ये वाली होती है। ठीक है, और जो दूसरी वाली होती है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, वो जरा ऊपर की तरफ जाती है, तो हॉरिजॉन्टल होती है भाई। ओके, 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? देख लेते हैं क्या सच है। लो इंटरेस्ट रेट डिस्करेज कंजम्पशन, ठीक है, नहीं ये तो गलत है, लो इंटरेस्ट जो है इनकरेज करता है। लो इंटरेस्ट रेट डिस्करेज सेविंग, यस, लोग करते हैं खर्च करो, इंटरेस्ट रेट है तो सेविंग करेंगे तो बाद में बॉन्ड खरीदेंगे, लो इंटरेस्ट रेट है तो बॉन्ड की प्राइसेस हाई हैं, कोई नहीं करेगा, और उल्टा बैंक में भी नहीं रखवाएंगे कि सेव करने का क्या फायदा जब बैंक पैसे नहीं दे रहा, तो हमारी बी वाली ऑप्शन ठीक है। ये जी सी, हाई इंटरेस्ट रेट रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज इन्फ्लेशन, नहीं भाई, लोग पैसे लेते नहीं, मनी सप्लाई कम हो जाती है तो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ सकती है, तो हमारा बी ही ठीक है इसमें। 19,
19 पे चलते हैं। इफ सप्लाई इज इन इलास्टिक इंक्रीज इन डिमांड, भाई प्राइस ही बढ़ेगी, क्यों? सप्लाई तो यही है, ठीक है। तो नो इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू नहीं कह सकते, रेवेन्यू बढ़ेगा, जाहिर है डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई तो उतनी है, तो उन चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी और जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। नो इंक्रीज इन मार्केट प्राइस, भाई नहीं बढ़ेगी, डिमांड बढ़ रही है, मार्केट प्राइस भी बढ़ेगी। इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू, नो चेंज इन प्राइस, गलत, पर मार्केट प्राइस भी बढ़ेगी और रेवेन्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। चले ओके आगे चलते हैं। इफ द कंट्री इज बाइंग मोर फ्रॉम अदर कंट्रीज, ओके ओके ओके, इट विल हैव, ओ भाई बाकी लोगों से खरीद रही है तो पैसे बाहर जाएंगे ना, ठीक है। तो x माइनस एम मजीद नेगेटिव हो जाएगा और ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ेगा। ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ेगा भाई? इंपोर्ट हो रही है तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। और जो है नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो मजीद नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस है इंपोर्ट एम, तो वो मजीद ताकतवर हो रहा है। आगे चलते हैं 21। इसके अलावा कोई आपको कोई बेहतर ऑप्शन नजर आता है? ट्रेड सरप्लस, ये तो वैसे गलत हो गए, इंपोर्ट हो रही है तो ट्रेड सरप्लस तो नहीं होगा। ट्रेड डेफिसिट, पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन ठीक है। ये जी 21 पे चलते हैं। द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल गो अपवर्ड, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज, ये एवरेज कॉस्ट हो गई, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गई, गो अपवर्ड, ठीक है। इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं, इससे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट, डेफिनेटली मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी, तो कौन से वाली जनाब? अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों बढ़ेंगी, ठीक है जी, ठीक है, हमें इस बात का पता चल गया। ओके 22 गवर्नमेंट कैन हेल्प काउंटर, ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बाय डिक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ओके, एग्रीगेट डिमांड की वजह से डेग्रीगेट डिमांड होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी जी कम हो जाए तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम, पहला तो ठीक है। दूसरा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, हाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर दें तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ओके, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बाय इंक्रीजिंग सेल्स टैक्स, ओहो नहीं नहीं ये नहीं, गलत है, ठीक है। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट, नहीं इंटरेस्ट रेट कम होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, ये भी गलत है। तो ए और बी हमारा बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू फॉर एक्सेलरेटेड प्रिंसिपल, ठीक है, नॉट ट्रू ढूंढना है। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, नहीं एग्जिस्टिंग कैपेसिटी होगी तो एक्सेलेटर कहाँ से चलेगा? एक्सेलेटर तो है ही कि इनकम बढ़े तो उसकी और डिमांड बढ़े तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए नई फैक्ट्री लगे। अगर पहले स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है तो फिर नई फैक्ट्री नहीं लगेगी, तो ये गलत है। कैपिटल टू आउटपुट रेशियो सेम, हाँ होना चाहिए, ये तो ओके है। इलास्टिक सप्लाई ऑफ क्रेडिट, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्रेडिट की सप्लाई इलास्टिक होनी चाहिए। परमानेंट चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स, जाहिर है अगर एक दिन बारिश आ जाए तो नई अम्ब्रेला की फैक्ट्री तो नहीं लगेगी, डिमांड में परमानेंट चेंज होने। तो बाकी तीनों ट्रू है, जो ए है वो हमारा जो है वो नॉट ट्रू है, लिहाजा ए हम आंसर है। ओके, सप्लाई इज इलास्टिक, डिमांड इज इन इलास्टिक, सप्लाई इलास्टिक है, डिमांड इन इलास्टिक है। ओके, सप्लाई जो है वो इलास्टिक है, यूं है, डिमांड वो इन इलास्टिक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर, देख लेते हैं। चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस मोर देन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इफ वी चेंज द सप्लाई, सप्लाई चेंज कर रहे हैं, ठीक है, पहले इधर थे, ये सप्लाई है जो कि इलास्टिक है, ये डिमांड है जो निस्बतन इन इलास्टिक है। ओके, इफ वी चेंज द सप्लाई, कहीं भी कर सकते हैं, मैं उसको रेड से करने लगा। इफ वी चेंज द सप्लाई, सप्लाई में आगे की तरफ जाते हैं तो प्राइस में इतना चेंज आया, क्वांटिटी में थोड़ा चेंज आया। चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस मोर देन इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये देखिए प्राइस में ज्यादा चेंज, क्वांटिटी में कम, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन। द पीपल विल, आखिरी बात, पीपल विल गिव लेस कंसिडरेशन फॉर बाइंग ऑफ गुड्स
फ्रॉम द फर्म बिकॉज द आइडेंटिकल बिकॉज ऑफ, भाई अगर दोबारा से people will give less consideration for buying goods from the firm because identical goods. ठीक है भाई, एक जैसी चीजें मौजूद हैं तो आपको हम क्यों ज्यादा पैसे दें। तो ऐसे तो परफेक्ट कंपटीशन में होता है जब होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है या आइडेंटिकल गुड्स होती है, ये सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होता है। आगे चलते हैं। फॉर अ मोनोपोली फर्म्स, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू इज कांस्टेंट नहीं कह सकते। ठीक है, दूसरी जो बात है वो क्या है, एनी प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन विल लीड टू लॉस, कोई पता नहीं है। प्राइस यूजुअली एक्सीड द एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू होता ही प्राइस है, आपको पता नहीं एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, तो ये पता नहीं। प्राइस ऑलवेज एक्सीड द मार्जिनल रेवेन्यू, हाँ ये कह सकते हैं कि प्राइस जो है वो आने वाले हर दफा जो है वो रेवेन्यू से ज्यादा होती है। ठीक है, प्राइस होती है एवरेज रेवेन्यू, ये जरा देखते हैं, ये एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, ये मार्जिनल रेवेन्यू, आप खुद बताएं। प्राइस यानी इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एक्सीड द मार्जिनल रेवेन्यू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओके, डी वाला ऑप्शन। ओके, इन लॉन्ग रन फर्म एक्सपेंड आउटपुट टिल, लॉन्ग रन में लगते जाएंगे जलते जाएंगे जब तक मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ना हो जाए। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, वही तो आउटपुट होता है हमारा। आपको पता है इक्विलिब्रियम आउटपुट वेयर मार्जिनल कॉस्ट काट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम इट्स बिलो और इक्वल होते हैं। हाँ ठीक है, हमें ये वाली बात भी पता चल गई है। ठीक है, चलो इनको खत्म कर देते हैं। 28, क्वेश्चन नंबर 28 ठीक हो गया। विच ऑफ द टू डायरेक्टली अफेक्ट्स द इंटरेस्ट रेट। सिक्योरिटी अगर अच्छी है तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, सिक्योरिटी अगर बुरी है तो वो इंटरेस्ट रेट फिर ज्यादा लगाएंगे, ये तो ठीक हो गया। लोन रिजर्व पॉइंट पता नहीं क्या है, स्टेट बैंक कोई पता नहीं, कमोडिटी की प्राइस कोई पता नहीं। ठीक है, तो हमारा 2 की बजाय ये 1 होना चाहिए था। अगर सिक्योरिटी अच्छी हो, आपके पास सिक्योरिटी अच्छी हो तो फिर रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट जरा कम लगाते हैं। ठीक है, और जनाब ठीक है 2 की बजाय इसको 1 कर दें, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती थी तो इसका ये आंसर हो सकता है। ठीक है, और इन स्टेट बैंक तो कभी नहीं आ सकता, लोन रिजर्व अमाउंट। ठीक है, हाँ ये भी इंटरेस्ट रेट पे वो कर सकता है। अगर रिजर्व रेशियो ज्यादा है तो मनी सप्लाई कम होगी, बी वाला ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, अगर 2 है तो फिर ए और बी है, और अगर 1 है तो सिर्फ ए है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर फॉर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो जरा देख लेते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है परफेक्ट कंपटीशन में, तो होमोजेनियस प्रोडक्ट, इन इलास्टिक डिमांड को डिमांड कर तो परफेक्टली इलास्टिक होती है, फ्यू सेलर नहीं मैनी सेलर होती है। ओके, एट विच स्टेट फर्म मस्ट शट डाउन, अगर टोटल रेवेन्यू कम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, या टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू जो है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो फिर शट डाउन है, वो मौजूद नहीं है। तो हमें टोटल रेवेन्यू जो है वो कम है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही, फिक्स कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही, इसको तो ज़रूर शट डाउन हो जाना चाहिए। सही ऑप्शन है। परफेक्ट कंपटीशन कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यस हो सकता है, थोड़ी देर के लिए सही होता है। ठीक है, तो हो सकता है। लॉन्ग रन में लिखा होता तो ये गलत होता, लेकिन शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में भी सुपरनामा प्रॉफिट होता है। जीडीपी डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड रियल जीडीपी होता है, प्राइसेस होती हैं होता है। अच्छा, जीडीपी कंपेरेबल टू अदर कंट्री, हाँ होता है। जीडीपी डेफिनेटर में दूसरों के साथ भी महंगाई को किया जाता है। ट्रांसफर पेमेंट का कभी नहीं सुना, ठीक है, कि वो भी जीडीपी डेफिनेटर कैलकुलेट करते हो होता है। ठीक है, आपके लिए सी भी डिफरेंट होगा, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट का तो कंफर्म है कि जनाब ये तो नहीं होता। आगे चलते हैं। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज मार्केट इकोनॉमी होता है। एनवायरमेंट ऑफ कंपटीशन डेफिनेटली मार्केट कंपटीशन होता है। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय थ्रू
प्राइस मैकेनिज्म, हाँ जी ऐसा ही होता है, डिमांड फोर्सेस की वजह से होता है। सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, मजदूरों का कोई ख्याल नहीं रखता, ट्रांसफर पेमेंट कोई नहीं होती, ठीक है। तो मार्केट इकोनॉमी में सोशल सिक्योरिटी कोई नहीं होती। आगे चलते हैं। 34 डिमांड कर्व ऑफ परफेक्टली कंपटीशन, या परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए था यहाँ पे, परफेक्ट कंपटीशन इज चूज मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। डिमांड कर्व ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन इज चूज, तो परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होती है, ये कहना चाह रहा है, शायद इसकी वर्डिंग में थोड़ा सा मसला है, तो वो ये कहना ये चाह रहा है कि ये बिल्कुल डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होती है, हम इस पे तो दूसरी कोई बात ही नहीं। इन ओलिगोपोली स्मॉल फर्म्स हैज लार्ज शेयर इन द मार्केट, ठीक है। लो बैरियर टू एंट्री, नहीं ओलिगोपोली में बैरियर टू एंट्री अच्छे खासे होते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ मोनोपोली में होती है। इनडिटरमिनेट डिमांड कर्व, हाँ जी वो कौन से वाली कर्व होती है, किंग्ड डिमांड कर्व होती है, तो ये तो ठीक है। और इंटरडिपेंडेंट ऑफ फॉर्म चूंकि थोड़ी होती है, वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है। आपने देखा नहीं, अगर एक फॉर्म प्राइस बढ़ाता है तो कोई नहीं बढ़ाता, और कम करता है तो सारे कर देते हैं, ठीक है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ एक्सीलरेटर प्रिंसिपल, तो ये लिमिटेशन सीधी सीधी ए और बी है, और ये तो सीधा सीधा रट्टा ही है, ठीक है। कॉस्ट टू आउटपुट रेशो हमेशा चेंज हो जाती है, वो हमेशा सेम नहीं रहती, और स्पेयर कैपेसिटी अगर अवेलेबल हो तो लिमिटेशन है, एग्जिस्टिंग पर फुल कैपेसिटी पे हो तो लिमिटेशन नहीं है, तो एजम्पशन है, ठीक है। लिहाजा ये हम लिमिटेशन इसको नहीं कह सकते। राइज इन द डिमांड फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल इज परमानेंट, ये एजम्पशन है, ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल या कंज्यूमर चीज परमानेंट होनी चाहिए, तो लिमिटेशन नहीं है, ये तो एजम्पशन है। तो ए और बी इसका ठीक आंसर है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज इन, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डिक्रीज कहाँ पे करती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के टाइम पे करती है ना। लॉन्ग रन, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, और ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल तक डिक्रीज करती है, और उसके बाद जब बढ़ना शुरू करते हैं तो उसको डिसइकोनॉमीज कहते हैं। तो इकोनॉमीज, ए ऑप्शन ठीक है, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, रट्टे वाला क्वेश्चन जो है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में इनएफिशिएंसीज जो एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज। गवर्नमेंट रेगुलेशन जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ाती है, तो ये डिसएडवांटेज है, एडवांटेज नहीं है। और बाकी जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स स्पेशली इन पब्लिक इंटरेस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ टैक्स के जरिए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, गवर्नमेंट ऑल मेक श्योर दैट केयर हैव वीक एजेंट ऑफ इकोनॉमी, तो ये दोनों एडवांटेज है, ओके। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शो, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शो एट पॉइंट सी पे हम बूम पे हैं, और पॉइंट ई ये डाउन टर्न भी कहते हैं, और इसको रिसेशन भी कहते हैं, तो इसमें डाउन टर्न और बूम ठीक थे। हाउस होल्ड सेविंग इज इक्वल टू, हाउस होल्ड सेविंग, इनकम में से टैक्स और कंजम्पशन निकाल दें तो भी सेविंग निकल आती है, और इनकम में से कंजम्पशन निकाल दें, टैक्सेस ना हो तो भी सेविंग निकाल आती है। तो बी और डी, इनकम में से टैक्सेस निकाल लें तो फिर सेविंग नहीं है, कंजम्पशन निकाल, इनकम कभी कंजम्पशन नहीं होती, तो ए और बी गलत है, बी और सॉरी ये सी होना चाहिए, ठीक है। तो ए और जो है ए और सी गलत है, बी और डी जो है वो ठीक है, ठीक है। इन मोनोपोली, ठीक है, इन मोनोपोली, कौन से वाला क्वेश्चन था, 40 इसको ठीक करेंगे। इन मोनोपोली मार्केट इज प्राइस मेकर है, हैवी बैरियर्स है, होम इंजीनियर्स प्रोडक्ट सेल नहीं करते, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट सेल नहीं करते, यूनिक होती है मोनोपोली में, ओके। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वाटर लैंड है, सीएफओ लेबर है, ओनर ऑफ द बिजनेस वो एंटरप्रेन्योर है, शेयर्स कहीं नहीं है, ठीक है, तो शेयर नहीं है। पोस्टपोन कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल कॉल्ड सेविंग, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है, जो नहीं खर्च किया पोस्टपोन कर दिया वो आगे चला गया। इफ द डॉलर रेट इज इंक्रीजिंग इन द मार्केट एज कंपेयर टू रुपीज, डॉलर का रेट बढ़ रहा है रुपए के मुकाबले में, तो गवर्नमेंट फिक्स सिस्टम में क्या करेगी, डॉलर को सेल करना शुरू कर देगी, क्यों, डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो सेल डॉलर, ओके। 45 पे चलते हैं, ठीक है। 45 ट्रांसफर पेमेंट्स,
पीछे हो गए सारे, कोई रह तो नहीं गया? नहीं रहेंगे। ओके 45 ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड्स चैरिटी, ठीक है, नहीं इनकम ट्रांसफर पेमेंट तो ना है, वेजेस ट्रांसफर पेमेंट तो ना है, डोनेशन, ठीक है, तो ए और डी। विच ऑफ द फॉलोइंग 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक, कौन से वाला? क्रेडिट क्रिएशन है, नहीं ये तो कमर्शियल बैंक का है। फिस्कल पॉलिसी, नहीं ये तो गवर्नमेंट का है। मॉनेटरी पॉलिसी, यस स्टेट बैंक लगाता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, यस ये स्टेट बैंक का है। इन केस ऑफ डिप्रेशन रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिप्रेशन है तो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो लो होगा, कम होगा, कांस्टेंट और हाई तो नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लायर एजम्पशन, टैक्स को कांस्टेंट होना चाहिए, हाँ ठीक है, प्राइस को कांस्टेंट होना चाहिए, हाँ ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेयर कैपेसिटी होनी चाहिए, ऑल ऑफ अबव, ठीक है भाई ठीक है, तो डी ऑप्शन है, ठीक है। 50 लॉस्ट नहीं 49 विच ऑफ द फॉलोइंग, देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग is not permitted in इस्लामिक सिस्टम, तो इंटरेस्ट परमिटेड नहीं है। बाकी ऑप्शन देते हैं। स्पेशल डिपॉजिट विद करंट अकाउंट सेविंग नहीं रखने देता इस्लाम, करंट अकाउंट की इजाजत देता है। एसेट बैक्ड इन्वेस्टमेंट, हाँ जो स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं करने देता, नॉन एसेट बैक्ड ट्रांजैक्शन नहीं करता, एसेट बैक्ड की इजाजत देता है, ठीक है। और लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट, हाँ असल वाली इन्वेस्टमेंट, लेजिटिमेट वाकई इन्वेस्टमेंट करें एसेट्स में तो इस्लाम इजाजत देता है, एसेट खरीदो। नहीं जी, इफ वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, होती रहे, विद इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है तेजी से, तो ये होती है वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गई, ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, ये टोटल कॉस्ट है, इंक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रही होगी और मार्जिनल कॉस्ट तेज हो रही होगी, ठीक है, तो जी मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रही होगी और कॉस्ट उस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रही होगी, और ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आती तो दोबारा बना देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ये आ गई, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आ गई टोटल कॉस्ट, ये आ गई टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, ये इंक्रीज कर रही है इंक्रीजिंग रेट के साथ, तो इससे आगे की बात हो रही है, ठीक है, इससे आगे की बात हो रही है, तो इस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट नीचे जा रही होती, बी ऑप्शन, और मार्जिनल कॉस्ट ऊपर जा रही है, तो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री कहते हैं इसको, ठीक है, तो बी और डी वाला ऑप्शन ठीक है। नहीं जी, उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा, समझ आ ली होगी, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।